तीसरा एपिसोड है। हमने एक प्लानिंग किया था कि क्यों ना सभी सफल लीडर्स को बारी-बारी से टीम विनर्स के मंच पे लाया जाए और उनसे आपको रूबरू कराई जाए और उनके अनुभव से आपको फायदा दिलाया जाए। इसी सोच के साथ हमने ये सेशन स्टार्ट करी थी। उसी कड़ी में साथियों, पहला जो सेशन रहा, पहला एपिसोड रहा हमारा युवा दिलों की धड़कन, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एक अपना मुकाम बनाया है। युवा सितारे मिस्टर अजीत कुमार जी हमारे पहले मेहमान रहे एपिसोड के। दूसरे एपिसोड में जिन्होंने खेती करके अपने आप का एक बड़ा मुकाम हासिल किया सिस्टम के अंदर में, वो हमारे दूसरे एपिसोड के खास मेहमान रहे मिस्टर शालिग्राम साहू जी। और आज हमारे मेहमान हैं मिसेज अंजलि विलास येखंडे जी, जो हार्ड वर्क की एक तरह से बोलना चाहूंगा मैं मिसाल हैं। लगातार हार्ड वर्क करते हैं और वो आज हमारे बीच में हैं। उनसे हम कुछ बातें जानेंगे, उनका कुछ अनुभव हम जानेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी को फायदा हो सके। तो साथियों, मैं विलंब ना करते हुए आप सभी को साथ में लेते हुए आज के हमारे गेस्ट, उनके अनुभव से हम रूबरू होंगे। हमारे आज के गेस्ट हैं वर्धा महाराष्ट्र से शानदार जानदार पर्सनालिटी मिसेस अंजलि विलास येखंडे जी, जो जॉब के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो हमारे रिक्वेस्ट पे आज हमारे बीच आ रहे हैं। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सभी को साथ लेते हुए। प्लीज वेलकम अंजलि विलास येखंडे जी, प्लीज वेलकम। मैडम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, ओके जी मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे इस टॉक शो में। जी, आप तक आवाज बराबर पहुंच पा रही मैडम हमारी? जी जी बढ़िया, धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। कैसी कट रही है बीच बीच में आपकी? मेरी आवाज कट रही है क्या? हाँ, थोड़ा नहीं, अभी आ नेटवर्क रही का है। इशू होगा एक बार। जी जी, तो इस टॉक शो में और आपने अपना कीमती समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आपकी कहानी से बहुत सारी हमारी बहनों को भी प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारे हमारे साथियों को प्रेरणा मिलेगी कि आपने किस तरीके से वर्धा महाराष्ट्र में रह करके इस बिजनेस को बिल्ड किया। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी एक मुकाम बना रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के सेशन में आपका। वेलकम मैम जी। धन्यवाद सर जी। सभी मेरे गुरु लोगों को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को जय आर सी। जी सर आपके साथ आने वाले थे क्या? हाँ, सर कहीं? जी हाँ जी जी बताती हूँ। तो माई सेल्फ अंजलि विलास येखंडे, बिलोंग्स फ्रॉम वर्धा। मेरे सर और मैं, विलास येखंडे सर और मैं अंजलि विलास येखंडे, हम दोनों मिलके काम करते हैं। मगर सर की अचानक से कोविड ड्यूटी लग गई है, तो उनको जाना पड़ा है अभी। तो इसीलिए मैं उनकी तरफ से आप सबसे माफी चाहूंगी, क्योंकि एक कपल शो का एक प्रोग्राम रखना चाहते थे सर। तो थोड़ा सा जो भी गड़बड़ी हो गई है इन वक्त पे, तो ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रुकना तो मैडम, कोई नहीं है बात नहीं। हमें, रुकना तो नहीं है, आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं अभी अकेले ही सर का भी पार्ट संभाल दूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो बहुत आगे बढ़िया। चलते हैं। निश्चित तौर पे स्वागत है कि येखंडे साहब आज हमारे बीच इस शो में नहीं आ पाए हैं अपनी इमरजेंसी ड्यूटी की वजह से, लेकिन फिर भी आप पूरे जोश जुनून के साथ आप मौजूद हैं यहाँ पे, तो धन्यवाद मैम। तो चलते हैं हम अपने सवाल जवाब की श्रृंखला में। बिल्कुल तालियों से स्वागत तो हो गई आपकी, अब थोड़ी सवालों की बौछार भी हो जाए, तो क्या आप तैयार बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जी जी जी, मैं तैयार सबसे हूँ। पहले हम जानना जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मैडम जी आपके बारे में और आपके थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जी 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 कि कैसा है आपका फैमिली बैकग्राउंड, ताकि हमारे व्यूवर्स जान सकें आपके बारे में। जी 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 प्लीज। ओके। तो फैमिली बैकग्राउंड ही एक ऐसा कारण है सर, कि जिसके कारण मैं अभी काम कर रही हूँ। क्योंकि बचपन से यहाँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था, मेरा मायका, वो बहुत ज्यादा कुछ अमीर नहीं था, या बस सो खाना पीना पढ़ाई वढ़ाई बस उतना ही होता था। और बहुत प्रॉब्लम्स हमने वहां पे देखे हैं। और मुझे तो पहले ऐसे लगता था सर, कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसे सफलता के मैंने जितने भी सुने हैं, तो वो उनके बारे में मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी, कि जैसे यहाँ पे आने के बाद हर व्यक्ति बताता है कि मेरी फैमिली वैसे ही है जैसे मैं बता रही हूँ। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि मेरी कहानी सुनने के लिए यहाँ जो भी साथी है, तो मेरी भी तो कहानी वैसे ही है, कि मैं भी एक गरीब घर से थी। मेरे पापा अपनी वॉच मैकेनिक थे, और ज्यादा कमाई नहीं रहती थी। तो बस हम 3 भाई बहनों का परिवार था, और बस
यानी डेली रूटीन चल सकता था, इतनी कमाई होती थी। और ज्यादा हम तो ना खर्च कर पाते थे, ना सपने देख पाते थे, सपने तो बहुत दूर की बात है सर। और ज्यादा ना कपड़े खरीदी कर पाते थे, ना बहुत अच्छे से खाना भी यानी नहीं मिल सकता था, या मिठाई विठाई भी, ये बहुत दूर दूर की बातें थी। लेकिन जैसे ही मैंने आगे पढ़ाई यानी 10वीं तक हुई, उसके बाद मुझे आर्किटेक्ट बनना था। लेकिन आर्किटेक्ट बनने के पीछे भी मेरी जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थी मायके की, वो आड़े आ गई और मुझे डीएड करना पड़ा। और डीएड करने के बाद मुझे नौकरी लग गई, और उसके बाद थोड़ा-सा अच्छा हुआ। यानी थोड़ी-सी जी जी कमाई हाथ में आई, पैसा हाथ में दिखा। और ऐसा करते-करते आगे बढ़ते हुए बस 2 साल में फिर येखंडे सर से मुलाकात हुई, या शादी हो गई मेरी येखंडे सर के साथ। और वहाँ से तो सब अच्छा-अच्छा हुआ, क्योंकि येखंडे सर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उनके घर में उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, और घर में 2 भाई-बहन थे, सभी वेल क्वालिफाइड फैमिली थी। और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, इकोनॉमिकल बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन मेरे जो जीवन में मैंने जो उतार-चढ़ाव अपनी जॉब लगने से पहले जो देखा है, तो वो उतार-चढ़ाव मुझे आज भी याद है। और वही कारण है मुझे कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। क्योंकि वो सब बातें जब याद करती हूँ, तो वही मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे कुछ अलग करना है, और ऐसा करना है कि तब जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, वैसे प्रॉब्लम्स किसी महिला के जीवन में ना आए। क्योंकि छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा परिणाम अपने जीवन पे होता है। और वो परिणाम ऐसा रहता है कि हमारी रातों की नींद भी हराम हो जाती है उनके कारण। तो इस जी तरह से जी। मेरा बैकग्राउंड था। लेकिन अभी तो सर के साथ, अभी आज ही 24 साल पूरे हो गए हैं हमारी शादी को, आज ही हमारी बहुत बहुत 24वीं वेरी गुड, वेरी एनिवर्सरी भी है। तो ग्रेट ग्रेट बहुत ग्रेट, बढ़िया बहुत बहुत बधाई हो संयोग, आपको। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया संयोग भी हुआ कि 24 साल भी पूरे हो गए और आपके साथ बात करने का मौका भी मिला। तो इस तरह से हमारी फैमिली बैकग्राउंड है। और अभी तो हम दोनों जॉब करते हैं, अच्छा-सा, यानी पे आउट भी बहुत बढ़िया, अच्छा-सा है। और अभी तो बाकी सब अच्छा ही है। बहुत बढ़िया। संघर्ष से आपकी शुरुआत हुई थी मैम, लेकिन आज का जो दिन है बड़ा सुखद है, अच्छा है, और आपके लिए आज एक खास दिन है। आपकी बिल्कुल। शादी की सालगिरह है, तो हमारे पूरे टीम विनर्स की ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको आपके विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद। निश्चित तौर पे मुझे ये बातें पता नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पे आने के बाद पता चल रही है जी, आपसे। जी, जी। बहुत बहुत बधाई आपको। मैम जी, दूसरा मेरा सवाल है आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आपका परिचय कैसे हुआ? जब आप जॉब में थे, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका आना हुआ है, तो कैसे परिचय हुआ आपका? सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तो नाम भी नहीं सुना था मैंने, कि ऐसी भी कोई इंडस्ट्री होती है या ऐसा भी कुछ काम होता है, ये तो मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने मुझे आरसीएम में लाया, मुझे यहाँ पे जॉइन किया, तो बस मैं प्रोडक्ट के लिए ही वहाँ जॉइन हुई थी कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, और उन्होंने बताया था कि कुछ बचत हो जाएगी आपकी। तो बस इन 2 कारणों से ही मैं वहाँ पे जॉइन हो गई थी। और जैसे-जैसे परचेसिंग करती रही, तो मुझे लगा कि अच्छा, यानी अच्छी बचत हो रही है अपनी। पहले तो अपना यानी टेलीफ़ोन का बिल निकलता था, फिर लाइट बिल निकलता था। ऐसे मैंने छोटे-छोटे गोल किए थे तभी जब जॉइन हुई थी। ज़्यादा फ़ोकस तो नहीं था। बस प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं 100% प्रोडक्ट पहले से यूज़ करती थी जब से जॉइन हुई थी। और फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या रोल है, या फिर आरसीएम का क्या रोल है, वो भी मुझे पता नहीं था। जब मैंने इस यहाँ पे स्टार्टिंग की, तो मेरे 2 ही उद्देश्य थे कि अच्छे प्रोडक्ट्स है, उसको यूज़ करना, और थोड़ी-सी सेविंग करना, जो एक-एक खर्चा हमारा कम कर सकती है। तो इस जी तरह जी से मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो एंट्री कर ली, लेकिन बिना जाने कर ली। जी जी। हुँ। तो मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि आप एज ए यूजर, किसी की जी। ऑडियो ऑन है, एक बार प्लीज चेक कर लेते हैं सर। किसी की ऑडियो ऑन होगी तो एक बार चेक कर लेंगे। तो एज ए यूजर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री आपको समझ में आई होगी। तो जी। आपने फिर नौकरी करते करते डायरेक्ट सेलिंग को प्राथमिकता क्यों दिया? क्या ऐसा कारण जी। रहा कि आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ एकदम लग गए, इससे आपको प्यार हो गया और आप रम गए यहाँ पे? ये सवाल है हमारे ग्रेट साथी शालिग्राम जी का, कि जी, नौकरी जी। जैसी चीज आपके पास है, दो दो नौकरियां हैं घर में, फिर भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को प्राथमिकता क्यों दिया? प्लीज जी, मैम। जी, जी, सर। बहुत बढ़िया। साऊ साऊ सर को तो बहुत मेरा प्रणाम पहले। और कैसा है सर कि मैंने तो पहले बताया कि यहाँ पे मुझे कुछ मालूम नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है और ये क्या दे सकती है, ये भी पता नहीं था। और जैसे कि हम बस यूज़ करते गए, करते गए, करते गए, लेकिन अभी पिछले 3 साल में थोड़ा-सा मैंने वहाँ पे यानी जानना शुरू किया कि ये क्या है?
जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक लीडर बनने का चांस है, जो मुझे अच्छा लगता है। हर किसी की कुछ ख्वाहिश होती है, सपना होता है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं एक लीडर बन सकती हूँ, एक अच्छा कुछ कर सकती हूँ, या मैं खुद को प्रूव कर सकती हूँ। फिर धीरे जानते-जानते ऐसे लग रहा था, क्योंकि सब लोगों को सुनते-सुनते ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है। जैसे आज यहाँ पे कोई बॉस भी नहीं है, जैसे आज सर की ड्यूटी लग गई, तो उनके बॉस ने उन्हें बुला लिया, मजबूरी में जाना पड़ा, इतना बड़ा शो छोड़ के जाना पड़ा। तो यहाँ पे तो बॉस नहीं है ना। तो ये जी सब जी। बातें हैं, तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये प्रैक्टिकल विचार हमें करने पड़ेंगे। और फिर मुझे ऐसे हमेशा से लगता था कि मैं कुछ करूँ, किसी के लिए कुछ करूँ। तो यहाँ मुझे वो भी एक चांस मिला कि किसी के घर में अगर हम एक अलग सा इनकम सोर्स जनरेट करते हैं, तो वो भी एक समाज सेवा हो जाती है। क्योंकि हम अगर समाज सेवा के नाम पे अगर किसी को पैसे बाँटते हैं, तो ज़्यादा दिन तक बाँट नहीं सकते और ज़्यादा दिन तक हम वो कर भी नहीं सकते। लेकिन एक आध व्यक्ति को अगर हम अच्छे से उसको ट्रेन कर पाए, या उसके घर में अच्छी एक पिन लेवल आ जाए, तो उसके घर में अच्छी इनकम सोर्स का एक स्रोत बन जाए, तो हमारी ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। तो इन सब बातों जी को जी। जब मैंने जाना, तो अब तो मेरा वो पैशन बन गया है। इतना पसंद का काम बन गया है मेरा कि मुझे भले ही घर में मैं ध्यान दूँ ना दूँ वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर ध्यान देती हूँ। तो इस तरह से मैंने अभी चुना। पहले तो मुझे जान नहीं थी, उसकी जान पहचान ही नहीं थी मतलब। जी तो अभी तो मेरा पूरा ध्यान इस पर है सर। और इसी तरह से मैं ये इन सब कारणों से ही मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, और जुड़ी तो हूँ ही, और आगे भी बढ़ूँगी, बिल्कुल बढ़ूँगी। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। हम जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में जैसे ज्वाइनिंग हर इंसान की होती है डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपकी भी ज्वाइनिंग वैसे हुई होगी, तो जी। आपको अपलाइन का सपोर्ट किस तरह का मिल पाया, नहीं मिला, थोड़ा जानना चाहेंगे हम। हमारे व्यूवर्स हर सेशन में लगभग ये सवाल पूछते हैं, और ये भी जी, सवाल शालिग्राम जी ने किया है कि आपका शुरुआती दौर में अपलाइन का सपोर्ट कैसा रहा, क्या रहा, थोड़ा प्लीज बताएंगे। जी, जी, जी। देखिए सर, अपलाइन का सपोर्ट तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक अपलाइन का सपोर्ट नहीं रहता, हम सफल होने की दिशा में पहल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दिशा दिखाने वाला ही वही रहता है, और हमारा हाथ पकड़कर, उँगली पकड़कर चलाने वाला भी वही रहता है। तो हमें सही दिशा दिखाने वाले यानी हमें इस सिस्टम में लाने वाले जो लोग हैं, जो हमारे सीनियर साथी थे जिन्होंने हमें लाया है, वो 3-3 रॉयल्टी अचीवर्स थे। और उसके बाद उनके डाउन में जो 2 लोग थे, तो ऐसे टोटल मिला के 5 लोग थे सर, जो हमारी अपलाइन थे तभी। उन्होंने 1-2 साल अपने तरीके से काम किया, हमने भी उनका साथ दिया, लेकिन फिर वो पाँचों के पाँचों गायब हो गए। कोई दूसरे नेटवर्क में चला गया, किसी ने और कुछ काम किया, खुद की कंपनी खोल ली, या किसी ने 4-5 कंपनियों में हाथ मारने की कोशिश की। तो इसके कारण उनकी इमेज पूरी खराब हो गई, तो अभी उनको कोई यानी पूछने वाला भी नहीं है समझिए। तो इस तरह से जो-जो काम हुए, तो ये सब काम देख के हमें तो ऐसे लग रहा था कि अब गड़बड़ होने वाली है अपने साथ। तो आगे कैसे चले, ये सोच-सोच के हम थोड़ा-सा ठहर गए थे, और ठहरने के बाद फिर भी ऐसे लगा कि नहीं, अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, फिर भी हमें आगे चलना है। तो आगे चलना है, तो फिर हमने अपने ढंग से सीखना चालू किया। हमने अपने ढंग से शुरुआत की उसकी। तो इस तरह से अपलाइन का सपोर्ट बहुत तो बढ़िया। जैसे मिलना चाहिए वैसे अब नहीं मिला था तभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए तो आप हिस्ट्री क्रिएट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी, जी। जिनको सपोर्ट मिल जाता है ज्यादा, वो कमजोर बन जाते हैं कई बार। आपको नहीं मिला, इसलिए आप मजबूत बन पाए और अपने आप को बाहर बिल्कुल। निकाल पाए और लीडर बन पाए। तो अपलाइन का साथ नहीं मिला, तो कुछ चैलेंजेस भी फेस करने होंगे शुरुआती दौर में जी आपको। सर, बिल्कुल। बहुत सारे चैलेंजेस आए, और जैसे कि सपोर्ट न मिलने से क्या होता है कि सफलता आने में वक़्त लगता है। और ये जी वक़्त तो लगता ही है, जैसे हमें भी लगा समझिए, बहुत समय लगा समझिए। लेकिन जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज हमें खुद होके ही लेनी पड़ी। और मीटिंग, सेमिनार कैसे लेते थे, क्या अरेंजमेंट करनी पड़ती है उसको, टीम मैनेजमेंट क्या होता है, किसको क्या सौंपना है काम, तो अच्छा अपना सेमिनार होगा। इन सब बातों से तो हम बिल्कुल यानी अज्ञान ही थे। तो हमने अपने तरीके से जो कुछ भी करना चाहा, तो उसमें हमें शारीरिक भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा। कुर्सियाँ उठाने से लेके वो झाड़ू मारने तक का काम पूरा करना पड़ा, ऐसे समझिए। और फिर भी
जो भी हुआ अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ सीख उससे मिलती है हमें। तो ऐसे इन सब बातों का ज्ञान हमें तब हुआ और तब हमें समझ में आया कि अपलाइन का इम्पोर्टेंस क्या है, एक प्रॉपर अपलाइन क्या कर सकती है। अगर वो होती तो शायद हमें इतना न करना पड़ता। तो इस तरह से हो गया वो। शुरुआती दौर में यदि अपलाइन का साथ मिल जाए, प्रॉपर गाइडलाइन मिल, जल्दी मिल सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अपलाइन नहीं है फिर भी सफलता हासिल की जा सकती है। आपने वर्किंग करी और बाद में वर्किंग करके आपने अपलाइन का, और भी अपलाइन होते हैं उनका फोकस पाया होगा और बाद में फिर अपलाइन की सपोर्ट शायद चालू हो गई होगी, है ना। तो मैम एक सवाल है, लव कुमार राठौर जी हैं, वो ऑलरेडी टीचर हैं। वो सवाल करते हैं कि मैम आप जॉब करते करते आपने इस काम को शुरू किया, आपने एज ए लीडर टीम की जिम्मेदारी उठाई, पीयूसी ऑनर भी हैं आप, पीयूसी भी चला रहे हैं, जॉब भी है, हाउस वाइफ भी हैं, घर की जिम्मेदारी है, तो ये सब काम को कैसे मैनेज कर पाते हैं और नौकरी की तरफ से क्या चैलेंज रहते हैं आपके साथ? जी जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है और सर ये, और मेरे तो बहुत करीबी सवाल है ये, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमें ही करना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण रोल है इसमें कि हमारे जॉब का टाइमिंग, पीयूसी का टाइमिंग, अपने घर का टाइमिंग। मेरे घर में भी फैमिली बहुत थी सर, यानी सर की आप क्या बोलते हो, दादा आजी आजोबा, दादा दादी, हाँ दादा दादी और उनके माताजी पिताजी और मैं, सर और मेरे 2 बच्चे, इतनी फैमिली थी। और वो दादी भी थी, तो अब भी 6 महीने पहले यानी 2 साल हो गए उनको अभी गए, तो वो 99 ईयर्स की होके गई है। तो ये सब फैमिली मैटर इसलिए बता रही हूँ कि उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। तो ये सब मैनेजमेंट हमें खुद ही करना पड़ता है टाइम का, कि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं और कब देते हैं, किसको प्रायोरिटी देना है और कब देना है, ये हमें तय करना है। और उसके साथ ही हमें इन सब बातों को अगर अच्छे से बैलेंस रखना है, तो मैं चाहूंगी सर कि ये हमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके मुंह में शक्कर होनी चाहिए और दिमाग अपना ठंडा रखना चाहिए। ये दोनों बातें इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी जुबान पे कभी भी कोई कड़वाहट ना आए। आपके मुंह से हमेशा शक्कर, शहद, जो भी है, गुड़ जो भी है, वो टपकता रहे और आपके दिमाग पे, सर पे बिल्कुल ठंडाई बनी रहे। तो ये 2 जो बातें हैं, तो ये हमें वहां तक पहुंचाती है मैनेजमेंट तक, कि अच्छा मैनेजमेंट कैसे करे। और जहां चाह है वहां रहा है, ये तो मैं हरदम बोलती हूँ कि हमें अगर कुछ करना है तो हमें अपने आप वहां से राह मिल जाती है और अपने आप टाइम निकलने को निकाल सकते हैं हम लोग उसको। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो करना है तो हमें बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। छोटा सा ये बदलाव था कि टाइम मैनेजमेंट का या खुद को संभालने का। तो ये इस तरह से इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ और किया भी है। तो ठीक है। तो ज्यादातर हमारे साथी, बहुत सारे साथी हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनका यही सवाल रहता है कि नौकरी में होने से हमारे तरफ से ऑफिशियली एक चैलेंज रहता है कहीं ना कहीं। तो आपको ऐसा कोई चैलेंज फेस तो नहीं करना पड़ा नौकरी से? नौकरी से नहीं सर, क्योंकि मैं वहां मेरा पूरा 100% देती हूँ, 100% से ज्यादा देती हूँ। तो ऐसा काम करना वहां पे जहाँ पे अपना जॉब है, कि वहां पे कोई शिकायत का मौका ही नहीं देना है ना। तो जैसे कि ऊपर अगर मुझे 100% देना है तो मैं 120%, 150% देने का प्रयास करती हूँ। इससे होता है कि हमारा एक अच्छा सा इंप्रेशन बना रहता है, एक अच्छी इमेज बनी रहती है, जिसके कारण हमारे जो भी ऑफिसर्स रहते हैं, वो उनका नजरिया हमारी तरफ देखने का एक अलग रहता है। तो इस तरह से हमें चैलेंजेस नहीं आ सकते फिर। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अपन जहां भी टाइम दे रहे हैं वहां पे 100% अपने आप का समय लगाएं और पूरी तन मन धन से वहां पे एकदम लग जाएं, ताकि जो भी काम करें उसका रिजल्ट बेहतर आए और हमें कभी किसी तरफ से परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। रोहित जी भी हमारे साथी हैं, वो यही कहते हैं कि मैं अपना 100% देता हूँ, कभी मुझे कोई चैलेंज नहीं आता। तो आपका भी ऐसा ही जवाब है। कुछ साथियों का सवाल आया है, जैसे सुखलाल साहू जी, संदीप लहरे जी और माखन रजक जी। इनका कहना है कि आप हमेशा कपल में रहते हैं, कपल में काम करते हैं, और तो कपल में काम करने का कोई विशेष बेनिफिट आपको मिला? और दूसरा सवाल उनका है कि कपल में काम करने से जो बोलते हैं ना सास ससुर वगैरह या फैमिली आपकी है, उनके तरफ से क्या चैलेंज रहे? क्योंकि कई घरों में ऐसा महिलाओं को बाहर निकलने की आजादी नहीं रहती उस तरीके से एक साथ जाके काम करने की। तो ये कोई चैलेंज आपको आया, कैसा आपने फेस किया, थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, आप ही कहते हो सर कि जो रहेगा कपल वही होगा सफल। तो वैसी ही बात हमारी है
कि कपल रहने से ही हम सफल जल्दी होते हैं। देखिए, एक दिन में 1440 मिनट है और कपल में काम करते तो 2880 मिनट हो जाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का काम डबल हो सकता है उसमें। तो ये तो कपल होने का सबसे पहला बेनिफिट है। और अगर मैं कपल में काम कर रही हूँ तो मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा कपल काम कर रहे हैं, और इस स्टेज में मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। तो जैसे कि हमारे कामड़ी सर है, लिड़बे सर है, पिंपळे मैडम है, सरिता मैडम है, सरिता दौलतकर मैडम है, मनीषा दौलतकर मैडम है, मोरे सर है, वंजारी सर है, नेहारे मैम है, स्मिता एखंडे मैम है, अश्विनी पाड़ेकर मैम है, रोहिणी भेंडे मैम है, और देवानंद पाटिल सर है। ऐसे बहुत सारे कपल है सर हमारे इसमें जो साथ बहुत साथ बढ़िया। मिलके काम करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमारी टीम में डुप्लीकेशन होगा, तो ये भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर कपल में लीडर काम करते हैं तो उसका डुप्लीकेशन अपने आप हो जाता है। और ऐसी टीम में अगर कपल कपल हो जाएंगे तो एक दिन के 24 घंटे के बजाय 48 घंटे हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड भी जी, अपना बढ़ने वाला है। तो उसका तो तो फायदा आपके जरूर होगा सर। फैमिली की तरफ से कोई चैलेंज आपका रहा, फैमिली की तरफ से जब आपने फैमिली कपल स्टार्ट किया तो? नहीं नहीं नहीं, फैमिली की तरफ से मुझे कोई चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि मेरे ससुर जी थे वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। और वो ससुर जी तो छोड़िए, उनकी माता जी जो थी तो वो तो मुझे हरदम पूछती थी कि आज पीयूसी का जब पीयूसी में मैं जब बैठती थी तो वो पूछती थी कि आज कितने का सेल हुआ बेटा, आज कितना काम हुआ। और जैसे कि मेरे टाउन में 2-3 पीयूसियां खुली, एक हिंगनघाट में, एक सेलू में, तो वो पूछती, वो मेरी दादी, दादी सास, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, दादी जी सास। जी, दादी हाँ, साहब जी। तो वो पूछती थी, मैंने उनको बताया कि वहां पे मेरी 2 दुकानें खुली, तो वो पूछती थी मुझे कि उनसे तुझे क्या फायदा होगा। अब देखिए उनकी सोच क्या है ये पता नहीं मुझे, लेकिन वो पूछती जी, थी इस तरह से। लेकिन इसका मतलब यही है कि उनकी खुद की एक पॉजिटिव सोच थी कि हम दोनों कुछ अलग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनको बस इतना समझ में आया था। और मेरे ससुर जी तो बस फुल पॉजिटिव थे, वो भी ज्वाइनिंग वगैरह लाते थे, वो भी प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करते थे, और खुद भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन पर काम करते थे। तो इस तरह से बहुत तो मुझे बढ़िया। सपोर्ट ही मिला, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला उनसे, और यानी उनके फैमिली का कारण ही मैं भरपूर, आगे बढ़ पाई। फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिला ऐसा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि आपने मुंह में मिठास रखी और हो सिर पे सकता ठंडक रखी, है। कोई टेंशन आपने घर में नहीं आने दिया। कभी आपके और ये खंडे साहब के बीच कोई तनाव का माहौल बना इस चीज को लेकर के, दोनों एक साथ जॉब करना, दोनों एक साथ फील्ड में वर्किंग करना, इस चीज को लेकर के कभी ऐसा कोई माहौल बना? देखिए सर, एक घर में अगर 4 लोग अलग अलग रहते हैं तो कभी ना कभी ये बात तो होनी है। लेकिन इस तरह से तो नहीं हुआ कि ज्यादा जी तान तनाव तो नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों जी, एक ही पेशे से है तो समझ सकते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम। और एक ही आरसीएम बिजनेस से है तो वहां की भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो इस तरह से जी, तो बहुत कुछ बढ़िया। नहीं हुआ। बस हमने, जब हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होने वाला है तो हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया कि आज आप काम करना है, ये काम करना है तो मैं ये कल करूंगी। आज ये कर जी, रहे हैं, वो कर रहे हैं तो मैं, ये काम मेरा है, ये आपका है, ऐसे हमने कुछ बहुत डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया। किया। तो उसके जी, कारण ये जो झंझट है तनाव वाली, तो ये तो नहीं हुई, और हो वैसे भी आप रही है लोगों की आगे। जी, आप लोगों की तालमेल वैसी नजर आती है हमें, बहुत शानदार जी तालमेल है आप लोगों का। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप महिलाओं को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में। तो जी ये सोच कैसे आया आपके अंदर में? आप तो ऑलरेडी जॉब में थी, ठीक है, वहां शायद आपको मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर मौका मिल रहा है। तो कैसे सोचा आपने कि महिलाओं को भी आगे लाया जाए, उनको भी खड़ा किया जाए? कैसे सोच आई आपके अंदर में इसकी? मैडम, आपकी नेटवर्क का कुछ इशू है क्या? हेलो आवाज। मैडम, आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, हाँ, थोड़ा से कुछ आपकी तरफ नेटवर्क बोलिए। का इशू ऐसा लग रहा है। जी, मैं बोल रहा था हाँ कि हाँ आप हाँ, थोड़ा। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो जी ये सोच कैसे डेवलप हुई आपके अंदर में? देखिए सर, महिलाओं को सशक्तिकरण का तो ये तो बहुत चल रहा है, माहौल ही चल रहा है। वैसे पूछा देखा जाए तो, है ना, कि हर जी कोई कहता है। लेकिन जैसे महिलाओं के रहन सहन में बदलाव आ गया है कि वो कपड़ों को लेके बदलाव आ गया है, उनके स्टाइल में लेकर बदलाव आ गया है। लेकिन जितनी भी ब्रॉड माइंड बाहर जो महिलाएं दिखती है, काम करती है, ऑफिस में काम करती है, कहीं पे भी काम करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर है सब बातों के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें रहती है जिसके वो मानसिक पीड़ित रहती है, मानसिक तरह से
पीड़ित रहती है, वो बता नहीं पाती, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहता है, कहीं ना कहीं उस पर टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, बहुत सारी बातें रहती है जो वो नहीं बता पाती है। और मुझे तो ऐसे, यानी जब भी मैं जिससे बात करती थी तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी बातें मुझे ध्यान में आ गई, और मुझे ये आरसीएम बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म मिला, तो ये तो मुझे लोगों तक पहुंचाने में बहुत हेल्प कर रहा है, सब महिलाओं तक पहुंचा रहा है, और उनको उनकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम लगती है मुझे, और इसी तरह से मुझे लगता है मैं उनकी जगह पे मैं खुद को रख के देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि जैसे कि अगर हम यहाँ उनको लाते हैं आरसीएम बिजनेस में, तो एक अलग पहचान वो बना सकते हैं, अलग माहौल में आ सकते हैं, तो थोड़ी पॉजिटिविटी भी रह सकती है। माहौल को चेंज अगर कर दिया जाए तो उनकी जो मानसिकता है वो बदल जाएगी, ऐसा लगता है मुझे, और इसी की दिशा में मैं काम कर रही हूँ। निश्चित तौर पे हम अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि महिलाओं को इस सिस्टम में क्या क्या करना चाहिए बड़ी सफलता पाने के लिए। तो आपने बता दिया कि भाई आप किस तरीके से परिवार को भी मैनेज कर रहे हैं और साथ में अपने जॉब को भी मैनेज कर रहे हैं, और सबको मैनेज करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, अपनी बहनों को, कि वो भी अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें, अपने पति, अपने भाई, अपने ससुर, जो भी हैं फैमिली में, उनको इन्वॉल्व करें, साथ लेके चलें, तो शायद ये बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो आज, जिसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दिया है, 11वीं की किताबों में सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी पढ़ाई करा रही है, एमबीए के कोर्सेज में शामिल कर किया जा चुका है, तो ये सब कुछ हो रहा है और बड़ी बड़ी संस्थाएं इसकी बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। 65,000 करोड़ का कारोबार 2025 तक होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो आप अपने नजरों में डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या देख पाते हैं आने वाले वक्त को लेकर के? देखिए सर, मैंने इस बिजनेस में एंट्री की तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, लेकिन अब मालूम हो गया है कि इसकी ताकत क्या है। तो इसकी ताकत जो है वो अगर मैं जान गई हूँ तो वो बताना मेरा कर्तव्य रहता है, वो और मैं उसको शेयर करना मेरा पहला काम रहेगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो वो शेयर करूंगी। और जैसे कि हमने तो वो 2018 का रेशो है शायद, वो जो हम बार बार देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया में बहुत कम टर्नओवर है, बहुत कम टर्नओवर है। और अभी मैंने गूगल पे भी देखा था थोड़ी देर पहले, तो 7,200 करोड़ के आसपास कुछ था पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। लेकिन 2025 तक अगर 65,000 करोड़ का होने वाला है, तो हमारे पास बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस मुझे लगता है कि लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया हुआ बिजनेस है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो हमें तो चाहिए लोग, तो ये लोग हमारे देश में बहुत है, हमारी आबादी इतनी है, और यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है। अभी कोरोना की कृपा समझिए कि और बढ़ गई है। और फिर यहाँ पे यंगेस्ट अपना नेशन है, ज्यादा से ज्यादा यंगर यूथ है यहाँ पे, ऐसे समझा जाता है, यंगेस्ट नेशन करके बताया जाता है हमारे इंडिया को। और यहाँ पे पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, तो यानी पूरा माहौल भी खाली है, मैदान खाली है। अगर 65,000 करोड़ का होने वाला है, तो हमारे पास ये चॉइस नहीं है, ये चांस है। ये हमारी चॉइस नहीं है, ये हमारा चांस है, और हमें ये इस चांस को पकड़ लेना है फट से। और इसमें अगर 60% महिलाएं आने वाली है, ऐसा भी कहा जाता है कि 60% महिलाएं इसमें आने वाली है, तो क्यों ना अभी से आ जाए। आप करेंगी तो भी होने वाला है, आप नहीं करेंगी तो भी होने वाला है, ये समझना है हमें। अगर हम कर लेते हैं तो क्या होगा, हम कर लेते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी, और नहीं करते हैं तो हम दूसरी की मुट्ठी में होंगे, ऐसे समझिए। और अभी शुरुआत करते हैं तो हमारे डाउन में बहुत सारे लोग आएंगे, और बाद में शुरुआत करते हैं तो हम किसी के डाउन में चले जाएंगे। तो ये समझना है हमें यहाँ पे, ऐसा मुझे आपने एक अच्छा संदेश दिया आपने कि भारत में 64% युवा हैं। लगभग पूरी दुनिया में यदि अपन देखें तो सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर में है, और इस इंडस्ट्री के अंदर में युवाओं को सबसे बड़ा रोजगार दिया जा सकता है। जो बाहर की दुनिया में देखें तो आज आसानी से नौकरी मिल नहीं रही, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। तो ये युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन अवसर हो सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी यहाँ पे आकर के अपना रोजगार क्रिएट कर सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। एक सवाल आपसे और पूछूंगा मैं भी कि अच्छा नेटवर्क बनाने, मैम आप तक आवाज जा रही है? आपका नेटवर्क का कुछ इशू दिख रहा है मुझे। हेलो हेलो हेलो, जी मैम पहुंच रही आवाज आप तक? आपकी वीडियो अटक गई थी, इसलिए मुझे लगा कि कुछ तो नेटवर्क का इशू है। जी मैं बोला कि अच्छा नेटवर्क बनाने
और उसे बनाए रखने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए? अच्छा नेटवर्क बनाने और उसे बनाए रखने के लिए, बनाने का काम तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं रख पाते उसको, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी जी जी, वो तो पहले ही मैंने बता दिया, उसमें से थोड़ी बात कि अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए पहले तो हमें नेटवर्क किसका बनाना है, उसमें आवाज आ रही है सर? आ रही, थोड़ी सी नेटवर्क की इशू है लेकिन आ रही है फिर भी। अभी आवाज कट हो गई मैम। हेलो हेलो, वीडियो हम ही बंद कर देते हैं एक बार। हेलो मैम, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? कोई नेटवर्क का इशू है, थोड़ा देर आप बने रहें, मैडम फिर से पुनः ऐड हो रही हैं। ब्रेक हो गए हैं मुकेश जी। जी जी, नेटवर्क का कुछ इशू है। एक बार सालिक जी ध्यान देंगे जब वो इनकी एंट्री हो तो। ओके ओके, चलिए आप बात में प्रकाश डालिए मुकेश जी, बाकी जी हम देखते। तो एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि मैडम का जो शुरुआत रही है वो बड़ा संघर्ष वाला रहा है। शुरुआत, बाद में जॉब लगी, फिर ये खंडे जी से मुलाकात जब उनकी हुई तो जीवन में फिर कुछ सुधार होता चला गया और धीरे धीरे उनके पास ये इंडस्ट्री आई। इस इंडस्ट्री के साथ भी आने के बाद में उनको पारिवारिक ज्यादा चैलेंज नहीं आया क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को मैनेज करके अपने काम की शुरुआत करी है। और शुरुआती दौर में अपलाइन का मैडम को साथ नहीं मिला, जिन्होंने ज्वाइन कराया था वो बाद में इस सिस्टम में नहीं रहे। तो चैलेंजेस तो रहते हैं, क्योंकि वो दर्द को हमने भी झेला है, इसलिए हमें पता है कि शुरुआती दौर में यदि सपोर्ट ना मिले तो कितनी तकलीफ होती है। बहुत सारे साथी हैं जिनके जीवन में ये चीजें आ रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जितनी ज्यादा मुश्किलें होती है, कुछ लोग मुश्किलों के दौर पे बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। तो ये खंडे मैडम और ये खंडे सर उन लोगों में से हैं जो बिखरे नहीं बल्कि निखर के सामने आए हैं और अपने आप को आज एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। मैडम आ चुकी हैं, पता चल रहा है। जी एक बार मैडम आ गए आप, स्वागत है आपका फिर से। जी जी, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू अभी मौसम की वजह से भी हो रहा है। तो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि नेटवर्क को बनाने और बनाए रखने के लिए आपने कहा कि किस चीज का नेटवर्क बना रहे हैं, पहले ये हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद आवाज आपकी कट हो गई थी। जी जी जी, तो अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए तो सर ने पूछा है, लेकिन हम अभी बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे सभी आरसीएम के साथी है, तो उनसे मैं बोलना चाहूंगी कि हम जिसको भी हमारा जो नेटवर्क रहता है, तो हमारा एक यूजर का भी नेटवर्क रहता है, एक हमारा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का भी नेटवर्क रहता है, एक हमारा डायमंड क्लब के साथी का भी नेटवर्क रहता है, एक डिस्प्ले वॉल धारक का भी हमारा नेटवर्क रहता है, एक अच्छे लीडर का भी नेटवर्क है, एक अच्छे ट्रेनर का भी नेटवर्क हमें बनाना पड़ता है, और एक अच्छी मैनेजमेंट टीम का भी नेटवर्क बनाना पड़ता है कि जो सब कुछ मैनेज कर सके, और एक ऐसा नेटवर्क बनाना पड़ता है जो पति पत्नी का जैसे रिश्ता रहता है मजबूत एकदम, तो ऐसा रिश्ता अपना बिजनेस के साथ जो बनाते हैं, तो ऐसा रिश्ता बनाने वालों का भी नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हम एक नेटवर्क के अंदर बनाते हैं। तो इस बनाते बनाते इस नेटवर्क को बनाते बनाते हमें उनकी बहुत सारी ये भी लेनी पड़ती है कि केयर भी करनी पड़ती है कि क्या ना हो कि हमारा नेटवर्क बिखर जाए। सबसे पहला तो वही काम है सर, कि हमें मुंह में शक्कर रखनी है, हमें मुंह में शक्कर रखनी है, मुंह में मिठास रखनी है। ये जितनी बार आप समझ लीजिए उतना जल्दी हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि अपने दिमाग को गर्म कभी नहीं होने देना है, अपने दिमाग को हमेशा ठंडा ही रखना है। चाहे कोई भी चैलेंज आ जाए, कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, लेकिन हमारे दिमाग को हमें ठंडा ही रखना है। हमारे मुंह से कभी भी ऐसी बात ना निकले कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हर्ट हो जाए, कभी भी ऐसी बात ना निकले कि जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हर्ट हो जाए, क्योंकि वो बिजनेस करे या ना करे, लेकिन एक इंसानियत के नाते उसका रिश्ता हमारे साथ बना रहेगा।
अगर आज वो यूजर है, एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो आपके बोलने की वजह से, मीठी बोल की वजह से हो सकता है कि वो आगे चल के आपके डायमंड क्लब का साथी बन जाए। बिल्कुल हो सकता है। कभी भी आप किसी का अपमान भी ना करें, ऐसे शब्द ही ना बोले कि जिससे उसका अपमान हो। ये हमें ध्यान में नहीं रहता, कभी कभी बातों में हम वैसे बोल जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें वो खुद में सोचना पड़ेगा उन बातों पर, और टीम में भी बताना पड़ेगा कि उनको अपमान ना करे। अरे तुझे ये तो नहीं जमेगा, ये नहीं आएगा, ऐसे कहने से अच्छा है कि तुझे ये आता है। अगर उसने न्यूट्रीचार्ज वुमन की, मैन की जानकारी नहीं आती है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि तू न्यूट्रीचार्ज मैन अच्छी तरह से नहीं बता सकता। उसे बताइए कि अरे भाई, तू सोप के बारे में बहुत अच्छा बताता है, तू पेस्ट के बारे में बहुत अच्छा बताता है, और कुछ जो वो बता सकता है उसके बारे में उसको पॉजिटिवली हैंडल कीजिए। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे हो सकता है अगर हम ऐसा करें। और मैं ग्रेट हूँ ये दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भी बातें छोटी छोटी बातें हैं, मगर हमें ये ध्यान में रखने हैं कि मेरा हर व्यक्ति ग्रेट है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ हुनर है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन हमारे पास तो सब कुछ नहीं है ना। हमें किसी से ना किसी से कुछ ना कुछ लेते रहना है। जैसे हनीबीज लेती है, मधुमक्खियां लेती है, इधर उधर से अच्छे अच्छे फूलों से लेती है और अच्छा शहद हमें देती है। तो हमें भी हर व्यक्ति से अच्छा अच्छा ही लेना है, और वही अच्छा अच्छा लेके हमें खुद एक अच्छा लीडर बनना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको देख देख के हमारी टीम भी वैसे ही मधुमक्खी बन जाएगी, और वो शहद ही बांटेगी हर व्यक्ति में। जी जी, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही कहना चाहूंगी। मतलब ये चीज बोल सकते हैं अपन। जी मैडम आपके तरफ स्पीकर लगी है क्या? कुछ नहीं, नहीं लगी ना? इसी से मोबाइल आवाज कुछ आ रही है, खरखराहट की कुछ आवाज आ रही है। मोबाइल भी चालू है के साथ में? नहीं, बंद कर दिया है। जी जी, थैंक यू। तो अभी आप अभी ठीक है? अभी ठीक है, मोबाइल की आवाज अभी एकदम ठीक। हाँ, इसीलिए है। तो अपन देख पा रहे हैं कि अपने टीम में जितना भी नेटवर्क बनता है, चाहे वो यूजर का हो, चाहे डायमंड क्लब वालों का है, डिस्प्ले वालों का है, सबको एक साथ लेके चलने का एक ही जो मंत्र है वो है रिलेशन बिल्ड करना। उनसे हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। जहां रिलेशन है वहीं बिजनेस है। जो आपको पसंद करते हैं वो आपके हर काम को पसंद कर लेते हैं, और जो आपके पसंद नहीं करते वो आपकी अच्छाइयों को भी पसंद नहीं करते, ऐसा बोला गया है। तो रिलेशन बिल्ड करें अपने टीम के साथ में, तो नेटवर्क अच्छा रहेगा, मजबूत हो सकता है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आज का जो कोरोना का माहौल चल रहा है, इसमें जहां पे हम सबकी वर्किंग स्टाइल बदल चुकी है, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर बैठे डिजिटल वर्क कर रहे हैं, तो आगे जब ये लॉकडाउन खुलेगी, अनलॉक होगी, उसके बाद भी क्या आप देख पाते हैं कि ये डिजिटल वर्किंग का स्कोप रहेगा आगे भी? बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल क्यों रहेगा, क्योंकि जो भी नया बदलाव आता है वो कुछ ना कुछ अलग दिखा जाता है। हमारे पास पहले तो स्मार्टफोन नहीं थे, छोटे छोटे वो फोन थे, लेकिन जब स्मार्टफोन आए तो उसका उपयोग हम अब कैसे कर रहे हैं। जब लोग लेते थे पहले, एक आध दूसरे व्यक्ति के पास था, तब लोग क्या बोलते थे, देखो देखो कितनी शान ये कर रहा है, दिखा रहा है अपनी। लेकिन आज हर व्यक्ति के पास है, उसका उपयोग कितना बढ़ गया है। तो तब तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि हर व्यक्ति के पास वो स्मार्टफोन होगा। लेकिन अभी जैसे जूम पे आना, या जो भी ऑनलाइन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध हुए हैं, या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम अभी उपयोग कर रहे हैं, तो ये तो हमें जरूर करना पड़ेगा ही। क्योंकि क्या है सर कि धीरे धीरे हमारी टीम जो है बढ़ेगी, पूरे इंडिया में फैलेगी। तब हम कश्मीर में नहीं जा सकेंगे या कन्याकुमारी नहीं जा सकेंगे, लेकिन उनको अगर इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो पूरी इंडिया के लोग वहां आ सकेंगे, और एक साथ सबको गाइड भी कर सकेंगे और बिजनेस भी बढ़ा सकेंगे। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म का तो उपयोग बहुत बहुत होने वाला है। और जितनी जल्दी हम ये सब सीख लेंगे, बहुत जल्दी हमें ये सब कुछ सीखना है, और हम अगर ये सीखते हैं तो इसका 2025 तक जो भी टर्नओवर होने वाला है, तो वो टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा आरसीएम का हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे टीम का हो, ज्यादा से ज्यादा उस टीम में हमारी टीम का हो, है ना। तो ऐसे हम सोच सकते हैं। और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा अगर 60% महिलाएं उसमें आने वाली है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर वो उसमें 60% महिलाएं आने वाली हो, तो ज्यादा से ज्यादा वो आरसीएम में आए, आरसीएम में भी आए, और ज्यादा से ज्यादा विनर्स टीम में आए 60% महिलाएं। और ऐसा अगर होता है तो हमारी टीम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक स्पीकर का निशान होगा, उसको बंद कर दीजिए, ऊपर हिस्सा में होगा।
उधर से कुछ आवाज आ रही है। मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में स्पीकर का एक निशान होगी, उसको क्लोज कर देंगे और वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, फिर आवाज नहीं आएगी। अच्छा, अभी बंद हो गई? अभी मैं बात करूंगा तो पता चलेगा। हाँ अभी ठीक है। हाँ, वो फैन की अभी आवाज, ठीक है। फैन की अच्छा आवाज। फैन की थी। हाँ, जी जी। जी। तो डिजिटल वर्किंग का तो हमेशा महत्व बने रहेगा, क्योंकि एक बार चालू हो गई वो बंद होने वाली नहीं है। पहले चैलेंज आते थे कि हमारी बहनें किचन में रहती थी, 11 बजे के सेमिनार में नहीं आ पाती थी, लेकिन हम उन बहनों को उनके टाइम के हिसाब से हम अपने डिजिटल मीटिंग में ला सकते हैं। हमारे भाई जो जॉब में रहते थे, जॉब में होने की वजह से हमारे प्रोग्राम्स में नहीं आ पाते थे, सीख नहीं पाते थे, लेकिन अब जॉब के साथ साथ भी वो खाली वक्त रहेगा, उसमें वो आके सीख सकते हैं। हर प्रकार के लोगों को एक अच्छा मौका मिला है। और दूर दूर जाके बिजनेस बिल्ड करना आसान काम नहीं होता था, रोज ट्रेनिंग देना आसान काम नहीं होता था, रोज सिखाना आसान काम नहीं होता था, लेकिन हम रोज सुबह शाम के जो बेकार के जो हमारे वक्त होते थे पहले, उस वक्त को हम डिजिटल वर्किंग करके सिखाने में या अपने हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजनेस बिल्ड करने में लगा सकते हैं और दिन की वर्किंग को आगे जाके फिजिकल कर सकते हैं। वेरी गुड। एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, इसमें टीम बिल्डिंग तो सब लोग शुरू से ही करते हैं, तो टीम बिल्डिंग के साथ साथ रिटेलिंग का क्या महत्व आप मान पाते हैं? रिटेलिंग का कितना महत्व होना चाहिए? रिटेलिंग का महत्व है सर, जैसे कि जीने के लिए हमें खाने के साथ पानी भी चाहिए, तो वैसे ही हमारे बिजनेस के लिए जॉइनिंग के साथ रिटेलिंग भी जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो जितना महत्व खाना और पानी का है, उतना ही महत्व जॉइनिंग और रिटेलिंग का है, क्योंकि बिजनेस पूरा हमारा टर्नओवर पे चलता है, और टर्नओवर पे चलता है तो हमें कम से कम डायमंड क्लब करना है। तो डायमंड क्लब करेंगे तभी हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, और डायमंड क्लब पूरा करने के लिए हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा, 100% न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा। और हम अगर ऐसा करते हैं तो एक घर में कम से कम 3 साढ़े 3 हजार बीवी, कम से कम 2,500 समझिए, या 3 साढ़े 3 हजार बीवी तो हो सकता है, और बाकी का बचा 1,500 बीवी, तो उसके लिए तो उसको रिटेलिंग करना ही पड़ेगा। और रिटेलिंग करने के लिए हमें उसका प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना पड़ेगा। बिना नॉलेज के हम रिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। नॉलेज लेंगे, लेकिन कहाँ से लेंगे? अगर हम लोग ऐसे जूम पे आएंगे, मीटिंग में आएंगे, वीडियो सुनेंगे, सीनियर से बात करेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए हमें मीटिंग में आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इससे हमारा नॉलेज बिल्टअप होगा, और जैसे ही नॉलेज बिल्टअप होगा तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम 100% रिटेलिंग पे आ सकेंगे। जी। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैडम जी, आपने कोई विशेष बुक का सहारा लिया, कोई विशेष ऑडियो वीडियो का सहारा लिया जिसने आपको ज्यादा सपोर्ट किया हो आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ने में? कोई कुछ खास ऑडियो हो, वीडियो हो, या कोई बुक्स हो तो आप बता सकते हैं, हमारे व्यूअर्स जानेंगे तो उनको भी मदद मिलेगी। जी, तो सर जैसे कि मैंने सबसे पहले जब ज्वाइन हुई, तो सबसे पहले मैंने अत्रि जी का सेमिनार सुना था। तब सिर्फ वो भी दूसरे लेख का था, लेकिन तब वर्धा में सब मिलके करते थे, एक साथ बैठते थे। तो जैसे कि मैंने वहां सुना, तो पहली बार मैंने अत्रि जी को सुना था, और इतना, यानी बस 17 लोग थे सर वहां पे, और मैं सामने कुर्सी पे जाके बैठी थी। तो वो ऐसा समझिए कि पूरा सेमिनार, पूरी मीटिंग मुझे ही बताई उन्होंने, पूरा मुझे देख देख के बताई थी उन्होंने। तो तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा कर सकती हूँ मैं। तो तब से मैंने अत्रि जी के भी बहुत सारे वीडियो सुनती रहती हूँ, अभी भी सुनती हूँ मैं। तो वो भी एक है, और दूसरा है ये जो है बुलंद इरादों से सपने सच करे, ये भी एक किताब है तरुण इंजीनियर की, और रिटेल की ताकत है, एक छोटी सी किताब है, अपनी आरसीएम की है, तो वो भी है। और जैसे कि ये है अपनी दीपक बजाज जी की बनो मिलेनियर, तो वो भी है। हाँ, और मैं ऑनलाइन भी कोर्स कर रही हूँ उनका, 16,000 फीस देके, तो वो भी कर रही हूँ। और बहुत सारी किताबों को तो नहीं ज्यादा पढ़ती मैं, लेकिन सुनती हूँ, तो कोर्स भी करती हूँ खुद को डेवलप करने के लिए, ऑनलाइन वीडियोस भी देखती हूँ। और जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी सुनती हूँ ज्यादा, कि कैसे बोलना है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये जो बातें हैं मुझे जो आगे ले जाने में सहायक होगी, बहुत मददगार होगी, तो उसपे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। और उसी वजह से मुझे लगता है कि मैं मेरी टीम में उस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, शायद हो सकता है। थैंक यू। बहुत सारी चीजों में आपको, हेलो, हाँ सर। बहुत सारी चीजों में आपको, चूंकि अपलाइन नजदीक में नहीं है इसलिए खुद से फैसला करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं जिनके साथ अपलाइन का साथ है, मैं उनसे बस यही बोलना चाहूंगा कि कौन सी किताब पढ़ें, अपने अपलाइन से सजेशन लें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी ऑडियो सुने,
किस ट्रेनर का मीटिंग आप अटेंड करें। यदि आप अपने अपलाइन से सजेस्ट लेंगे, नजदीकी अपलाइन से जो आपकी केयर करते हैं, वो आपको सबसे बेस्ट रास्ता बताएंगे कि आपको किसका अटेंड करना चाहिए, किसका अटेंड नहीं करना चाहिए। वो सबसे बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर में, हमारे इस सिस्टम के अंदर में, आर्ट्स एंड बिजनेस के अंदर में बहुत सारे ऐसे अचीवर हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जिनकी बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर से और कोई एजुकेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत बढ़िया आपने कहा मैडम जी। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं साथ में, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, नौकरी भी से भी लोग पैसे कमा सकते हैं, व्यवसाय भी लोग करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी हमारे पास एक विकल्प आ चुका है। तो आपके हिसाब से सभी चीजों की खूबियों को देखते हुए आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा होगा? नौकरी बेटर होगा, कि व्यवसाय ठीक है, कि डायरेक्ट सेलिंग ठीक है? क्या मानते हैं आप? देखिए सर, नौकरी तो मैं कर रही हूँ, उसका अनुभव ले रही हूँ, और जैसे कि व्यवसाय, तो व्यवसाय तो मेरे पापा का था, और अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी तीनों का अनुभव ले रही हूँ। तो व्यवसाय का ऐसा है कि कब चले ना चले, कैसा है। अभी तो बिजनेस में इतना सैचुरेशन आ गया है कि आप अगर कितना भी इन्वेस्ट करो तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। कौन सा बिजनेस डाले, कितना इन्वेस्ट करें, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और जैसे कि नौकरी, तो नौकरी में तो सबसे ज्यादा तो जैसे एक टाइम बाइंडिंग होता है, दूसरा बॉस होता है, वो तो रहेगा ही, नौकरी बोले तो इससे मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सब से अच्छा विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग, जो मुझे अगर पहले बहुत मिल जाता नौकरी लगने से पहले, तो शायद मैं आज बहुत अच्छी जगह होती, बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ चुकी रहती, और ऐसे लगता है। लेकिन विकल्प अगर सामने रखा जाए तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा हमें कि उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा नौकरी की तरफ रहता है, क्योंकि उनको इंस्टेंटली 10,000 या 20,000 महीने के 30 तारीख तक आ जाता है, लेकिन उससे उनका गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे मेरे लिए यही ठीक है। मगर अगर उसका विजन हम बढ़ा पाते हैं, उसका सपना हम जगा पाते हैं, और मार्केटिंग में अगर लाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनको लाते हैं कि यहाँ पे तुझे 5 साल अच्छे से काम करना है भाई। तू अगर यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर दिशा में करेगा, जो गाइडलाइन बताई गई है, जो हमारे सीनियर्स बताते हैं, अपलाइन बताते हैं, उनकी तरह से उनके बताए गए रास्ते पर चलेगा, तो तुझे जल्दी 5 साल में बहुत बढ़िया यहाँ से इनकम सोर्स जनरेट होगा। तो ये तो बहुत जी बढ़िया है सर। और मैं तो चाहूंगी, और मैं सभी, अभी तो मेरा एक नया फोकस है सर कि सब नए जो यूथ जो है, तो उनको इस बारे में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो लड़का रहे, चाहे लड़की रहे, जो भी मिलेगा मैं उनको इस तरह से गाइड करूंगी, बिल्कुल करूंगी। जी, आपने मेरे एक सवाल को और क्लियर कर दिया, कि मैं पूछने वाला था कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, फिर भी लोग क्यों नहीं करते। तो आपने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को तत्काल पैसे नजर नहीं आते कई बार, जी। और नौकरी में पहले महीने से वो तनख्वाह उनको नजर आती है। तो यदि हम यहाँ पे एक बार देख पाए कि डायरेक्ट सेल, जैसे नाम है डायरेक्ट सेल, सेल करना, यदि हम पहले महीने से सेल की शुरुआत कर लेते हैं सीख के, तो जैसे जॉब में हम महीने की 10-20 बिल्कुल। हजार रुपए निकाल पाते हैं, यहाँ से भी आज आसानी से निकाल पाना संभव है। क्योंकि आज ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, जो मार्केट में नहीं होते कई बार। तो कोई सीख के करना चाहे, जितनी वो शिद्दत के साथ अपने जॉब में डेडिकेशन के साथ लगता है, या अपने व्यवसाय में पूंजी लगा के जितनी शिद्दत के साथ वो काम करता है, वैसी शिद्दत के साथ यदि डायरेक्ट सेलिंग में काम कर दे, तो मैं तो देख पाता हूं कि वो पहले महीने अपनी किसी जॉब से या किसी व्यवसाय से बिना पूंजी लगाए भी ज्यादा पैसे यहाँ पे अर्न कर सकता है, मान सम्मान के साथ में। तो आपने अच्छी बात है किया कि उसके सवालों का जवाब मुझे मिल गया। लोग आसानी से तो इसमें आ जाते हैं मैडम जी, इस बिजनेस के अंदर में लोग आसानी से आ जाते हैं आने के लिए, लेकिन उतनी आसानी से छोड़ के चले जाते हैं। इसका क्या रीजन आप समझ पाते हैं? देखिए, हम ला तो सकते हैं, बोलते हैं हम सब लोग कि लाना आसान है लेकिन टिकाना मुश्किल है। तो जी टिकाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बताना पड़ेगा कि वो आदमी टिका रहे। और ये भी हमें समझाना पड़ेगा कि वो अगर, जैसे ट्रेन बताई थी, तो एक आदमी अगर जॉइन होता है, तो उसको राय देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसी-ऐसी राय देते हैं, फोकट में राय मिल जाती है उसको कि कहाँ फँस गया, कैसे फँस गया, क्या हुआ? तो ऐसे बहुत सारे स्टेशंस हमारे जीवन में आते हैं। तो हमें उसको सजग करना पड़ेगा कि ऐसे होने वाला है तेरे साथ। और ना सहन करने की शक्ति हर किसी में नहीं होती है, और उसे हमें कुछ न कुछ बाहरी कैरेक्टर से बचाना पड़ेगा।
क्योंकि बाहर तो पूरा निगेटिव माहौल है। आप सब लोग, हम सब लोग उसको पॉजिटिव रखने का प्रयास करते हैं, मगर वो जैसे ही बाहर जाता है वो ऐसे व्यक्ति से मिलता है कि जिसको आरसीएम के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जी। अरे उससे पूछो ना भाई, जिसे कुछ मालूम है। तो ये ऐसे-ऐसे जो छोटी-छोटी बातें रहती है, वो खुद ही प्लान शेयर करने के लिए चला जाता है और नेगेटिव हो जाता है। तो इन सब बातों, ये छोटी-छोटी बातों को हमें उसे पहले ही सजग करना है कि भाई तुझे जाना नहीं है। तुझे बस 1 महीना प्रोडक्ट यूज़ करना है, घर में यूज़ करना है, ध्यान से यूज़ करना है। और तुझे लगता है कि कभी किसी को बताना है, तो मैं साथ में आऊँगा, मैं साथ में आऊँगी, आप अकेले नहीं जाना है। तो ऐसी कुछ-कुछ बातें जो है हमें उसे प्रिकॉशन बोलना चाहिए, तो हमें ऐसी बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी कि ताकि वो गलत स्टेशन पे ना उतरे। क्योंकि जी। ये आरसीएम जो है ये गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने वाली ट्रेन है, लेकिन इसमें से चढ़ने वाले भी बहुत है, उतरने वाले भी बहुत है। लेकिन इसका स्टेशन मास्टर अगर अच्छा रहा, तो उसको सज्जनगढ़ तक अच्छे, यानी अमीरपुर तक ज़रूर पहुँचाएगा। तो ऐसे हो सकता है, बहुत हमें उसकी बढ़िया। प्रिकॉशन बहुत लेनी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी। जैसे एक पौधा लगाते हैं तो उसको खाद डालते हैं, पानी देते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, सिक्योर करने के लिए जाली वाली लगाते हैं। तो उस तरह से हमें सब तरीके से उसको सजग करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाएँगे तो उसको टिका सकेंगे। बस इतना करने से भी नहीं होगा, लेकिन उसका विज़न भी क्लियर करना पड़ेगा हमें साथ में, और उसके सपने को जागृत रखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सब हम अगर कर पाए, तो उसे टिका पाएँगे। बहुत बढ़िया। यानी हम उनको यदि डायरेक्ट सेलिंग के संभावनाओं को दिखा पाए, इसमें मिलने वाली जो अवार्ड हैं, जो उनको मिलने वाली, उनके जीवन में जो खुशियाँ आने वाली है, जो सपने पूरे होने के लिए थोड़ा वक़्त देना पड़ेगा, इस बात को यदि हम समझा पाए और बाहर के रायचंद लोगों से बचा पाए। जी, जी। क्योंकि फ्री में मुफ्त की सलाह देने वाले लोग बहुत मिलते हैं, यदि उनको हम समझा पाएँ कि बाहर की जो दुनिया है नेगेटिविटी से भरी हुई है, कोई तुम्हारे को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, और यदि बिल्कुल। तुमको आगे बढ़ना है तो इस सिस्टम के लोगों की संगत करो और सफल लोगों की संगत करो, तो पॉजिटिविटी में रहोगे, माहौल में रहोगे और उस दायरे में धीरे-धीरे बढ़ोगे। और जैसे आपने कहा पौधे के एग्जांपल दिया कि पौधा जब छोटा रहता है तो उसको बहुत केयर करनी पड़ती है, खाद पानी डालना पड़ता है, बाड़ी लगानी पड़ती है, उसके पीछे बाउंड्री या नहीं बोलना चाहिए, हुँ, तार हुँ। लगानी पड़ती है ताकि कोई जीव-जंतु आके उसको खा ना जाए, क्योंकि छोटा है बच्चा, पौधा है अभी। लेकिन वही बच्चा धीरे-धीरे बढ़ता है, हमारे सिक्योरिटी के अंदर में धीरे-धीरे बढ़ जाता है और एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। अब उसको किसी जीव-जंतु का खतरा नहीं रहता। अब बल्कि कोई जीव-जंतु आके उसको रगड़ने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि फल तो ऊपर में लगे हैं ना, तो रगड़ने की कोशिश करते हैं तो वो 2-4 फल दे सकता है उस जीव-जंतु को। यानी वो बंदा इतना मजबूत बन जाता है एक समय के बाद में बिल्कुल। कि वो अच्छे ज्ञान की बातें सामने वाले नेगेटिव पर्सन को दे देता है और अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। तो एक समय तक हमें केयर करना चाहिए ताकि वो भी इस सिस्टम में टिक सके। वेरी गुड। आपके बारे में कुछ जानकारी मुझे मिली अभी 1-2 दिन के पहले कि आप अपने टीम के साथ में कुछ नई-नई एक्टिविटी कर रहे हैं, ताकि जी। लोगों को आप आगे ला सकें, और हमेशा आप नया-नया एक्सपेरिमेंट करने पे भरोसा रखते हैं, ऐसा मुझे पता चला। तो अभी आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपकी टीम या इस सिस्टम के लिए अच्छा हो जाए और आपकी टीम आगे निकल पाए? तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएँगे, प्लीज़? जी, जी, जी। अ, हम तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अगर प्लानिंग हमारा परफेक्ट होता है, तो परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर होता है, तो उसका परफेक्ट रिजल्ट भी आता है। तो प्लानिंग तो हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट किया है अभी, कि जैसे एक ट्रायल ली है कि ऐसा हो सकता है क्या? जैसे कि मैंने 4 महिलाओं को मेरे न्यूट्रीचार्ज वुमन के लिए उसका नॉलेज उनके साथ शेयर किया, और 4 दिन में हमने ये पूरा किया। उसके जो डीप नॉलेज है, उसका न्यूट्रीचार्ज वुमन का जो डीप नॉलेज है, यानी उसमें अमीनो एसिड्स है, उसके नाम भी बहुत कठिन है, और फिर जो विटामिन्स, मिनरल्स है, और जो फल है, और जो क्या बोलते हैं उसको, बॉटनिकल्स है। तो इन सब के बारे में मैंने एक ट्रायल ली और 4-5 दिन तक उनके साथ काम किया, और छठवें दिन उनका ट्रायल लिया, तो वो चारों लेडीज़ न्यूट्रीचार्ज वुमन में पूरी ट्रेन हो गई, पूरी डिटेल नॉलेज बता सकती है अभी। तो ये मुझे ट्रेनिंग का ये परिणाम ऐसे लगा कि ये एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर 4 वुमन को न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में ट्रेन कर सकती हूँ, तो वो 4 अगर और 4-4 लोगों को आगे करेगी अगले हफ्ते, तो कम से कम 16 हो जाएगी, और ऐसे 4 हफ्तों में वो 64 हो सकती है। अगर इसका 64 का 50% भी निकालते हैं, तो 32 लेडीज़ हमारी ट्रेन हो सकती है, और उसका 25% भी रिज़ल्ट अगर आता है, तो हमारी टीम में 16 लेडीज़ न्यूट्रीचार्ज वुमन की ट्रेनर बन सकती है। तो ये मेरा मानना है, ये मेरी ट्रायल थी, और मैं ये पूरा प्रयास करूँगी। मेरी टीम पूरी माइक्रो प्लानिंग पे काम करती है,
और ये मेरा माइक्रो प्लानिंग पे ही पूरा विश्वास है, क्योंकि और भी दूसरा माइक्रो प्लानिंग बताना चाहूंगी कि अगर मैं जूम मीटिंग की अरेंजमेंट करती हूँ या फिर आप लोग भी, हर साथी चाहता है कि वो जूम मीटिंग ले, और जूम मीटिंग में वो चाहता है कि मेरी मीटिंग में कम से कम 200, 400, 500 लोग आ जाए, ऐसा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन हम रूट लेवल पे काम नहीं कर सकते, हमें पता नहीं रहता है रूट लेवल की प्रॉब्लम्स क्या है। इसीलिए मैंने अभी कल से मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट चालू होने वाला है कि मैंने जो भी अभी 1 महीना आज ही मुझे कंप्लीट हुआ है मेरी जूम मीटिंग स्टार्ट करके, तो आज तक यानी 1 महीने में 35 मेरे रहते थे डेली, डायरेक्ट सेलर्स 35 रहते थे। उसमें से अगर मैं समझती हूँ कि 10 भी डायरेक्ट सेलर अगर जूम मीटिंग ले सकते हैं कल से, और हर व्यक्ति 5-5 का ग्रुप लेके अगर बैठता है, तो कम से कम 50 लोग 1 हफ्ते में ट्रेन हो जाते हैं। और 50 लोग ट्रेन हो जाएंगे, तो ऐसे समझिए कि दूसरे हफ्ते में उन 50 में से अगर 20 भी लोग 5-5 को और लेते हैं, तो वो 100 हो जाएंगे। और इसका भी अगर हम 50% रेशो देखें, तो 50 लोग मेरे जूम पर आने के लिए ट्रेन हो जाएंगे। और जैसे कि जैन सर की मीटिंग रहती है या विनर्स टीम की बड़ी मीटिंग रहती है, तो वहां पे मेरे अभी बस 10 से 12 लोग रहते, तो वहां पे मेरे 50 से 100 लोग रहेंगे। और अगर मेरी टीम से 100 लोग रहेंगे, तो मेरी भी तो कलर टाइट होगी ना। जी जी, तो इस बहुत तरह बढ़िया। से मैं माइक्रो प्लानिंग का सोचती हूँ और एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद ही शेयर करती हूँ। किसी थोड़े ग्रुप पे, छोटे ग्रुप पे करती हूँ, उसका अगर रिजल्ट मुझे 100% दिखाई देता है, तो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से जी मैं जी, छोटी-छोटी एक्टिविटीज करते रहती ये सवाल था मालती निहारे जी का कि मैडम हूँ। कैसे कैसे काम कर पाती हैं। जी, तो मालती निहारे जी को जवाब मिल गया होगा कि आप किस तरीके से काम कर पा रहे हैं। कुछ सवाल हमारे पास और हैं कि आप एक नए साथी को किस तरह से स्टार्टअप करते हैं कि वो बढ़िया से काम कर पाए। शुरुआत में लाने के बाद तुरंत तुरंत कौन सी एक्टिविटी करते हैं उनके साथ कि वो बेटर तरीके से एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सके। जी, जी, जी। संक्षिप्त जैसे में ही बताएंगे मैम। हाँ, हाँ। जी तो जैसे ही वो साथी जॉइन होता है, तो जल्द से जल्द तो उसको वेलकम करवाते हैं पहले। उसकी फैमिली के साथ, उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट उसमें बिज़नेस में बढ़े, इसलिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि उसके घर में जाके, या अभी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन करते हैं ऐसे। और छोटी-सी मीटिंग अरेंज करके नए साथियों का वहाँ पे स्वागत करते हैं। और फिर उसका धीरे-धीरे पहले तो उसको यही बताते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है हमें, और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटी-छोटी मीटिंग के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने का बताते हैं। और इतना भी प्रेशराइज़ नहीं करते कि वो भाग जाए। उसका तालमेल देख के ही हमें हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि इस महीने में जॉइन हुआ है, तो वो अगले महीने में ही अच्छा लीडर बन जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो कभी-कभी हमें पीछे भी हटना पड़ता है, बड़ी छलांग लगाने के लिए, तो उसका भी ध्यान रखते हुए हमें कुछ बदलाव हम में लाने पड़ते हैं, तो वैसा भी हम करते जी, मतलब ये कह सकते हैं कि हम किसी साथी को ज्वाइन कराएं तो उनको थोड़ा साथ दे करके उनकी हैं। सही बिल्कुल, राइट स्टार्टअप कराएं ताकि वो धीरे धीरे इस सिस्टम को गंभीरता से सीख सके, समझ सके। ये सवाल था महेश कोसले जी का, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। वो जी। जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से आप स्टार्टअप दिलाते हैं या कैसे आपकी वर्किंग स्टाइल होती है उनके साथ में। तो उनको जवाब मिल गया होगा। जाते जाते मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा जी, कि आपने सफलता पाने के लिए ऐसे कौन कौन से चीजों पे सबसे जी, आपने सफलता पाने के लिए ऐसे कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस किया, आप वो जरूर बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स भी अपनी सफलता के लिए उन चीजों को फॉलो कर सकें और आपके जैसा अपने क्षेत्र में एक विशेष राज कर पाए, जैसा आप अपने क्षेत्र में एक राज कर रहे हैं बिना किसी के सपोर्ट के। उस एरिया में आपने अपने आप को खड़ा किया, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें आपने विशेष ध्यान रखी जिसके कारण किया उस जगह पे, तो जी, जी। प्लीज बताने का कष्ट करेंगे। जी, जी, जी। जैसे कि इस बिज़नेस में पहले तो 2-3 साल ऐसे ही गए हैं, लेकिन अभी 2018 से मैंने असली स्टार्टअप किया, ऐसे कह सकती हूँ मैं। तो जब से स्टार्टअप किया है, तो तब से हमें यदु सर, तोमेश यदु सर, सोनालाल जी साहू सर और जय सर का थोड़ा साथ मिला है इन सब लोगों का। तो तभी से हमने जानना शुरू किया कि दिल अपना और दिमाग अपलाइन का। दिल अपना लगाना है और दिमाग अपलाइन का लगाते-लगाते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि हमने किसी का इंतज़ार नहीं किया, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। हमें मालूम था कि आगे कुछ न कुछ अच्छे होने वाला है। हमने किसी का इंतज़ार नहीं किया कि कोई आएगा और हमारी दोनों लेग सँभालेगा। तो ये बात नहीं है। हमने अपने खुद से वो स्टार्ट किया काम, और किसी का भी इंतज़ार नहीं किया, किसी के लिए नहीं रुके।
रुकना नहीं है, क्योंकि अगर सपना मेरा है तो मुझे ही पूरा करना है। उसके लिए चाहे मुझे रेंगना पड़े, चलना पड़े, दौड़ना पड़े या उड़ना पड़े, जो भी करना है मुझे करना है। तो वो करने की पूरी तैयारी जो है मैंने कर ली थी और उस तरह से मैं आगे बढ़ती रही हूँ। तीसरी बात है कि मैंने विश्वास किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास किया, कि खुद पे विश्वास किया कि मैं कर सकती हूँ। फिर प्रोडक्ट पे भी हमें विश्वास करना पड़ेगा और सिस्टम पे भी विश्वास करना पड़ेगा, अपने अपलाइन पे भी विश्वास करना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन पे भी विश्वास करना पड़ेगा। जो हमारी लाइफ लाइन है उस पे भी हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो ये पांचों विश्वास हमें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। उसके बाद मुंह में मिठास तो रखनी है, दिमाग पे ठंडक रखनी है और पैरों में चक्कर भी लगाना है, कि चक्कर नहीं लगाएंगे तो फील्ड वर्क कैसे होगा भाई। और जैसे कि पॉजिटिव बातों को ढूंढना स्टार्ट करना है, अपना चश्मा बदल देना है। छोटी-छोटी बातों में हमें पॉजिटिविटी ढूँढनी है। अगर कहीं झगड़ा होता है तो लोग उसमें ढूँढते हैं कि अरे कितनी गंदी गालियाँ दे रहा है वो, या कितनी गंदी गालियाँ दे रही है। लेकिन मैं वहाँ क्या ढूँढ सकती हूँ कि क्या जोश है इसमें, क्या जोश से लड़ रहा है वो, क्या जोश से झगड़ रहा है। अगर इतना जोश वो अगर बिज़नेस में लगा दे, आरसीएम में आ जाए, तो वो क्या से क्या बन सकता है। तो ऐसी पॉजिटिव सोच अगर हम रखेंगे तो उसके जोश को जैसे मैंने देखा, तो ऐसी छोटी-छोटी बातों में हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं, ये चश्मा हमें बदलना पड़ेगा। और रोज़ तो हमें, और भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि रोज़ हमें ध्यान भी करना ज़रूरी है। हमें ध्यान करने से हमें हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। हम 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, धीरे-धीरे आदत लगाएँ और ये बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, काम के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, नई सोच लाने के लिए, हमारी अंदर एनर्जी पावर लाने के लिए हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात और भी कहना चाहूँगी कि रात को सोने से पहले खुद का आत्म परीक्षण ज़रूर करें, कि मैंने दिन भर क्या-क्या किया है, किसी को अच्छा बोला है, किसी को बुरा कहा है, कोई मेरे कारण हर्ट तो नहीं हुआ है, ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे होता है कि हाँ, मेरे कहने से अगर नामदेव सर आज हर्ट हुए हैं, तो मुझे मन ही मन में उनसे माफ़ी माँगनी है आज कि सर मेरी तरफ से गलती हो गई, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। ये आपको एक नई दिशा देगा। करके देखिए, बिल्कुल करके देखिए और हमें सीखते ही रहना पड़ेगा और सीखते-सीखते ही आगे बढ़ते रहना है। और अगर हमसे अगर कोई गलती होती है तो उसे भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा और माफ़ी माँगने की चाहत भी रखनी पड़ेगी और माफ़ी देने का भी काम करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखते हैं, तो हम अपनी पर्सनैलिटी को अलग ढंग से निखार सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस शो में आप आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हैं अंजलि विलासे खंडे जी, वर्धा महाराष्ट्र से, जिन्होंने हमारे बीच अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा कि भाई किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को किस तरीके से काम करना चाहिए, यूथ को किस तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखा, कैसे अपने स्टेशन को बिल्ड किया, कैसे वो माइक्रो प्लानिंग से छोटी-छोटी प्लानिंग करके आगे के लिए एक बहुत बड़ा नींव तैयार कर रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए नींव की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सब कुछ वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आप सभी व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज मैडम ने हमारे इस शो पे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विलास जी को भी धन्यवाद बोलिएगा, वो नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। निश्चित तौर पे आपकी बातों से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी हमारी बहनें प्रेरित हुई होंगी।